हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड का रिवीजन कर रहे हैं और इसके अंदर आज हमारी ये 3 नंबर की क्लास है। 2 क्लास हमने रिवीजन की देख ली है और ये तीसरी क्लास है हमारी। हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो सिलेबस पूरा हमने अच्छे से कर लिया है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर वो सारे वीडियो क्रम से है, आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संप्रेक्षण शब्द में उपसर्ग है। तो संप्रेषण जो शब्द है उसके अंदर उपसर्ग है, 2 है, एक तो सम है और एक प्र है। जिस प्रकार व्याख्या में लिखा गया है कि सम जब उपसर्ग हम बाहर निकाल लेते हैं तो प्रेषण शब्द बचता है, और फिर जो प्रेषण शब्द होता है ये जो प्र उपसर्ग निकला है तो उसके बाद में ईषण हमारा जो पीछे बच जाता है। तो एक तो प्र और एक ये सम, 2 उपसर्ग इसके अंदर हो गए। ऐसे जो शब्द होते हैं उनके अंदर आपसे पूछा जाएगा संप्रेषण शब्द में कितने उपसर्ग है, तो इसके अंदर 2 उपसर्ग है, एक प्र है और एक सम है। ऐसा भी पूछा जा सकता संप्रेषण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग है, जो अभी हमने देखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करने होते हैं। और उपसर्ग है उससे पहले आपको संधि का भी नॉलेज होना चाहिए, शब्द शुद्धि का भी नॉलेज होना चाहिए। मैंने कई बार ये जिक्र किया है कि जो हमारे हिंदी के टॉपिक है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको जो सिलेबस में दे रखे वही टॉपिक नहीं आने चाहिए, जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण है उस हिंदी व्याकरण का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है व्याकरण की, उसके अंदर संपूर्ण व्याकरण है, उसके टॉपिक दिए गए, तो वो भी आप जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने व्याख्या के अंदर और भी शब्द लिए हैं जिसके अंदर अक्सर एग्जाम में वो देखकर पूछे जाते। तो जैसे अत्याचार जो शब्द है तो इसके अंदर अति, आ और 4 मुख्य शब्द, 2 उपसर्ग हो जाते हैं, अति और आ। आगे देखो, इसके बाद में हमारा शब्द है प्रत्युत्पन्न। तो प्रत्युत्पन्न प्रति, उत और पन, यानी पन मुख्य शब्द, 2 उपसर्ग हो गए, एक प्रति है और एक उत है। उपन्यास में उप, नी और आस, आस मुख्य शब्द, 2 उपसर्ग हो गए। यानी जितने 2 उपसर्ग होते तो वो शब्द मैंने यहाँ पर लिए जिससे आपको उसमें से अब उपसर्ग को अच्छे से छांट सको। अध्यादेश, और ये सारे है वो एग्जाम में पूछे गए उदाहरण है। अधि, आ और देश। प्रत्युपकार, प्रति, उप और कार, कार मुख्य शब्द है, इधर देश मुख्य शब्द है। आपाद मस्तक, आ पाद और मस्तक, मस्तक मुख्य शब्द है, 2 उपसर्ग है इसके अंदर। परिवीक्षिका, परि धन वो विक्ष, जो इस प्रकार लिखते हैं हम विक्षा, परिवीक्षा, तो ये वी है वो छोटे वाला है, फिर इसके अंदर वो जो इक्सा हमारे पीछे रह जाता है, तो ये 2 उपसर्ग है इसके अंदर, परि और वी। अभ्यारण, अभ्यारण है वो शब्द शुद्धि के हिसाब से भी काम में आएगा। अ, भय और अरण्य, मैंने कई बार बताया अ का मतलब होता है नहीं, भय का मतलब होता है डर और अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी वो जंगल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है उसे अभ्यारण्य कहते हैं। तो कहीं जो इसका अभ्यारण्य इस प्रकार लिखा जाता है, ये भय वो आधा आता है हलंत वाला अभ्यारण्य, तो वो गलत हो जाता है। वो शब्द देखने में हमारे को अच्छा लगता है, बाकी अभ्यारण्य शब्द शब्द शुद्धि के हिसाब से भी ऐसा है और इसके अंदर 2 उपसर्ग है। आगे देखो, आगे हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते? एक होता है हमारा कथित प्रत्यय और एक होता है कृत प्रत्यय। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो व्याख्या में क्या लिखा है, मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय वो 6 प्रकार के है और तद्धित प्रत्यय वो भी 6 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय से जो बनने वाला शब्द है वो कर्दंत कहलाता है और तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द है वो तद्धितांत कहलाता है। जो मैंने प्रत्यय वाली जो क्लास ली थी वहां पर अच्छे से इनको समझाया है। यहाँ पर हम शॉर्ट में एक बार मोटा मोटी रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अच्छे से समझ में शॉर्ट में आपको तभी आएगा जब आपने प्रत्यय को अच्छे से पढ़ा है, प्रत्यय वाली क्लासें अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही रिवीजन करेंगे, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो आप जाकर वो प्रत्यय वाली क्लासें पहले देखिए। कृत प्रत्यय है जो क्या होते हैं, जो धातुएं होती है या जो क्रियाएं होती है उनके पीछे जुड़कर वो निर्माण करते हैं। तो धातु या क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है कृत प्रत्यय। और तथित प्रत्यय वो होते हैं जो धातु या क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के
अंत में जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार जो धातुएं होती है उन धातुओं से जोड़कर जो हम धातुओं के पीछे जो जोड़ेंगे वो शब्द, तो वो सारे क्या है, कृत प्रत्यय के उदाहरण होंगे। और जो सर्वनाम संज्ञा इनके जोड़े, जैसे प्रकार हम सुनार लिखा, सुनार शब्द, तो इसके अंदर सोना है वो मुख्य शब्द है, सोना, और आर है उसके अंदर मैंने प्रत्यय लगाया। तो ये सोना क्या है, एक सोना है वो एक धातु है, सोना क्या है, धातु है, परंतु ये वो धातु नहीं है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये धातु अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया। ये वो धातु है जो एक नाम है, एक नाम है किसी वस्तु का, तो इसलिए संज्ञा में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाम है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के जो जुड़ता है, तो इसलिए ये तदितांत प्रत्यय है उसके अंदर काउंट होगा, तदित प्रत्यय के अंदर काउंट होगा। इसको हम धातुओं वाले में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि धातु है सोना, तो वो धातु अलग है। ये धातु वो क्रिया वाली, जिस प्रकार पढ़, पढ़ क्या है, पढ़ एक धातु है, पढ़ एक धातु है, इसके जब हमने ना लगाया तो ये शब्द बना पढ़ना, तो ये पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो उस धातुओं की बात हो रही है, पढ़े। ठीक है, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये गाना, ये सारी धातु क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 2 क्वेश्चन हम व्याकरण के करते हैं, 2 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के करते हैं, और 1 क्वेश्चन है हमारा काव्य शास्त्र का लेते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा है हिंदी साहित्य के इतिहास से। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष है, तो मिश्र बंधु विनोद है उसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। व्याख्या देख लेते हैं। इसके लेखक मिश्र बंधु है, यानी मिश्र बंधु विनोद है वो मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई। और मिश्र बंधु कौन थे, 3 भाई थे, क्या नाम थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये क्वेश्चन है वो मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चन देखकर आपसे पूछेगा निम्न में से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी 3 तो, और एक होता है कृष्ण बिहारी, कृष्ण बिहारी, ये नाम देते और यही नाम देते, क्योंकि कृष्ण और श्याम वो हमारे को कंफ्यूज करता है। फिर हमारे दिमाग में अगर सही से पढ़ के नहीं जाते तो हमारे दिमाग में आता है कि यार वो कृष्ण था या श्याम था, क्योंकि दोनों एक ही है। तो इसलिए ये याद रखना, कृष्ण बिहारी वो नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है वो विष्णु बंधुओं में शामिल है, तीनों भाई है। पहली बार कालखंड का प्रयास किया गया, यानी जो ऊपर हमने जो ग्रंथों के बारे में पढ़ा था उनमें कालखंडों का विभाजन नहीं किया गया। गारसा दत्ताशी ने, उसने भी कालखंड का विभाजन नहीं किया था। और दूसरा हमारा शिव सिंह सेंगर था, जो शिव सिंह सरोज लिखा, तो उसने भी काल विभाजन का कोई वर्णन नहीं किया। तो पहली बार जो काल का विभाजन है वो दोनों ग्रंथ क्या अकारादि क्रम में थे। अकारादि क्रम का मतलब है जो कवियों के नाम थे ऐसे जो स्टार्ट हो रहे थे उन कवियों के हिसाब से, फिर एम में आगे, फिर आ के नाम आगे, फिर ई के आगे, फिर कैक है में कैक है और गया, इस प्रकार जो क्रम से चलता रहा, तो उसके अंदर काल का विभाजन नहीं किया गया। पहली बार काल का विभाजन है वो किसने किया है, मिश्र बंधुओं ने किया है। तो देखिए पहली बार कालखंड का प्रयास किया गया और 8 कालखंड बताए गए, इन्होंने 8 कालखंडों में विभाजित किया। जिस प्रकार हम हिंदी साहित्य को विभाजित करते हैं, कैसे करते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, उसी प्रकार इन्होंने कालखंड को 8 भागों में विभाजित किया मिश्र बंधुओं ने। 4591 कवियों को सम्मिलित किया गया। तो इसमें क्वेश्चन आता है इसके अंदर कितने कवि है, तो लगभग में आता है, तो लगभग में 5000। 4591 फिक्स पूछे तो 4591, यानी मिश्र बंधु विनोद है उसके अंदर कितने कवियों को ऐड किया गया, तो 4591 कवि है। और आपको लगभग पूछे तो 5000 कवि है। इसकी भाषा क्या है, हिंदी भाषा में लिखा गया है, इसी भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया है। ये 4 भागों में विभाजित है। 4 भागों में क्या, कालखंडों का विभाजन तो इन्होंने 8 भागों में किया है, कालखंडों का तो विभाजन 8 भागों में किया है। और जो एक ग्रंथ है उस ग्रंथ के 4 भाग किए है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी। ये है वो कंफ्यूजन करने वाली चीज है। आपसे पूछा जाएगा मिश्र बंधु विनोद के दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है, तो आपसे वहां पर आएगा 1913 ईस्वी, 1934 ईस्वी और फिर आगे आगे नाम आएंगे। तो आप में कंफ्यूजन क्या होता है कि आप इसको अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो और आप सोचते हो कि 2 भाग तो ये हो गए, 1913 भी था, 1934 आपको याद रहेगा, तो आप 1913 वाले तो मान लेते हो कि ये तो फर्स्ट भाग था और सेकंड है वो 1934 में होगा, तो गलत हो जाता है। क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ना है कि ये 4 भागों में विभाजित था, 4 भागों में विभाजित था, परंतु इसके जो 3 भाग है वो 3 भाग का प्रकाशन 1913 में ही हो चुका था। प्रथम भाग है वो भी 1913 में था, द्वितीय भाग है वो भी 1913 में था और
तृतीय भाग है वो भी 1913 में था। अब चतुर्थ भाग है अकेला वो 1934 में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ कर जाते हो, सारा सिस्टम अच्छे से होता है, परंतु क्या होता है कि ये एग्जाम जो क्वेश्चन पूछता है उनकी भाषा को हम अच्छे से नहीं समझ पाते और आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं, और जो आते हुए क्वेश्चन गलत होते वो बहुत पछतावा होता है उसका, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो बाद में बहुत पछताते हो। इसलिए ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद है उसके बारे में क्या कहा, बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह, बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह क्यों कहा है, क्योंकि 5000 कवि है तो बड़ा भारी वर्त हो गया। प्रकांड कवि वर्त संग्रह, प्रकांड कवि वर्त संग्रह, तो दोनों ही नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के बारे में कहा। एक तो बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह और दूसरा प्रकांड कवि वर्त संग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकांड कवि वर्त संग्रह किस ग्रंथ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो मिश्र बंधु विनोद के बारे में कहा है। रीतिकाल के परिचय लिखने में मैंने प्राय इसी से विवरण लिया है, आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि जो रीतिकाल के जो परिचय लिखा है मैंने, तो उसमें जो कवि है और जो सारा परिचय वो मैंने कहां से लिया है, मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है, ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वो भी एक महत्वपूर्ण मोस्ट हमारे जो विद्वान है, तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब व्याख्या देखते हैं हम। तो जन्म की बात करें तो 1907 में कहा हुआ था, ग्राम छपरा है और जिला बलिया, उत्तर प्रदेश जो यूपी है, उस यूपी के अंदर ग्राम छपरा जिला बलिया, और ये भी मोस्ट है, ये पूछे गए हैं, ठीक है, उसके गांव के। मृत्यु की बात करें तो 1979 ईस्वी है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में प्रकाशित है। अब देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में है, ठीक है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। अब इसको आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है, निम्न रचनाओं को क्रम से, तो याद रखना हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 है, तो इसको क्रम से इस प्रकार ध्यान रखना है। अब हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने काल का विभाजन भी किया है हिंदी साहित्य के। तो हिंदी साहित्य का जो काल है वो काल का विभाजन किया है इसने, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक इन्होंने क्या माना है, आदिकाल की समय सीमा मानी है। 1400 से लेकर 1600 ईस्वी तक इन्होंने भक्ति काल को माना है। 1600 से 1800 ईस्वी तक इन्होंने रीति काल को माना है, और 1800 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी से इन्होंने आधुनिक काल को माना है। और ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं विद्वानों के कालखंड आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं उनके सारे को आपको अच्छे से याद करने, क्योंकि वो कालखंड है उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काल की समय सीमा मानी है, तो 1600 से लेकर 1800 ईस्वी है वो समय सीमा मानी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उसकी सबसे बड़ी आलोचना किसने की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया था। ऊपर हमने देखा आदिकाल नाम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, आदिकाल जो काल का विभाजन है, हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल ऐसे पढ़ते हैं, तो आदिकाल नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया। और वीरगाथा काल है वो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है, क्योंकि आदिकाल है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वीरगाथा काल है उसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया है। तो विरोध करने वाले भी कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को इन्होंने क्या, अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। आगे देखिए, आगे हमारे क्वेश्चन है 5 नंबर, जो हमारा काव्य शास्त्र से संबंध रखता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति हमने पढ़ी है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, व्याख्या में देख लेते। मुख्य रूप से शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है, अभिधा होती है, लक्षणा होती है और व्यंजना होती है। अभिधा में क्या होता है कि अभिधा में एक साधारण सा अर्थ लिया जाता है, जिस प्रकार राम स्कूल जा रहा है, जो सुबह हो गई है, इस प्रकार के जो साधारण से जो शब्द होते हैं वो अभिधा के अंदर आते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ हमारे को समझ में आ जाए। लक्षणा का मतलब ये होता है जो लक्ष्य करके किया जाता है। तो लक्षणा में अलग अलग भाग किए गए, गौड़ी लक्षणा होती है, लक्षण लक्षणा होती है, रूढ़ी लक्षणा होती है। तो ये जो अलग अलग भाग किए गए इसको मैंने अच्छे से
मेरे YouTube चैनल पे शब्द शक्ति को समझाया, वहां जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। इसमें कोई चीज को हमारे लक्ष्य करके किया जाता है, तो जो जिसको हम टॉन्ट बोलते हैं, जैसे राम गदा है, तो कहने का मतलब राम गधा नहीं है, वो पशु नहीं है, उसके जो लक्षण है वो गधे वाले हैं, यानी गधा एक मूर्ख होता है, ठीक है, वो चीज तो इस प्रकार लक्ष्य करके किया जाता है। और व्यंजना के अंदर जो व्यंग्य स्वरूप जो बात की जाती है, तो उसके भी जो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, जो चमत्कार है वो शब्द में होता है शाब्दी व्यंजना, और जो चमत्कार अर्थ में होता है वो आर्थी व्यंजना होता है। जिस प्रकार हम बात करें शाम हो गई, शाम हो गई, तो शाम हो गई ये एक साधारण सी बात है, जब साधारण सा अर्थ है वो लेते हैं शाम हो गई, तो वो अविदा की बात है। पर जब हम इसको गहराई में लें तो शाम हो गई, इसके अलग अलग व्यंग्य रूप की बात करें तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शाम हो गई, एक माँ अगर किसी बेटे को बोल रही है तो इसका मतलब है कि शाम को समय दिया अगरबत्ती का टाइम हो गया, आप जाकर उसमें दिया अगरबत्ती कर दीजिए। अगर वही किसी दोस्त से हम बात करें, तो किसी दोस्त ने शाम के समय घूमने का प्लान बनाया, तो वो शाम बात करेगा शाम हो गई, तो वो दोस्त अपने आप समझ जाएगा कि शाम होने का मतलब है घूमने के लिए चलना है। किसी दोस्त ने शाम के समय ऐसा प्लान बनाया कि शाम को हम पार्टी करने के चलेंगे, तो जैसे वो कहता है उस दोस्त से शाम हो गई है, तो वो व्यंग्य रूप में कहेगा शाम हो गई, तो उसका मतलब वो अपने आप समझ जाएगा कि पार्टी करने के लिए जाना है। तो ये जो अलग अलग एक ही जो हमारा वाक्य है, वो उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों जो शब्द शक्ति के भेद है, इनको अच्छे से मैंने समझाया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे ये वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से। तो हमने ये 5 क्वेश्चनों का इसके अंदर रिवीजन किया अच्छे से, और धीरे धीरे करते हम पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है और जल्दी जल्दी लोगों का भी रिवीजन हो जाए। तो आपके पास में जो चीज है, जैसे मेरे पास में है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर अच्छी चीजें देखी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि कहावत है कल कर भला तो हो भला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।